जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो साइंस की क्लास चल रही है टॉपिक वाइज, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करती है टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में भी हम जो है टॉप 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी क्लास के अंदर बहुत सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली है। तो जो भी भाई टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उन सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम बहुत ही कम समय में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है? ये होती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जंग लगना जो होता है, जब से आपने देखता है, जैसे कि आपने देखा रेल की पटरियाँ होती है, ठीक है, तो उन पे जैसे जंग लग जाता है, बहुत सारी जगह ऐसी होती है, आप कोई भी लोहा रख दो अपने पास आसपास, बाहर रख दो उसको, बारिश में इधर उधर ऐसे पड़ रहेगा, तो उस पर क्या होगा, जंग लग जाएगा। और जंग लगना क्या होता है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। किसके अंदर आता है? ये ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद ये अगर आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है? जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है? ये आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो भी आपको बताना है, क्या बताना है आपको, कि रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद वेग का सूत्र आपसे पूछा जाए तो v बराबर आपसे पूछा जाए तो d/t होता है, ठीक है। d से क्या हो जाता है? दूरी, और t से होता है आपका समय। तो ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। ये होता है वेग बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, त्वरण का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है कि त्वरण का सूत्र बताइए कि क्या होगा। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन होता है, ए बराबर होता है v बटे टी। ए बराबर v बटे टी होता है। v मतलब होता है वेग परिवर्तन, और टी से हो जाता है आपका समय, और ए से हो जाता है आपका त्वरण, ठीक है। ये सूत्र हो जाता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको भाई जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई चीज़ है, गति समान है, और वो अपनी मतलब एक समान गति से चल रही है, ठीक है। जब तक वो, जैसे कि इसका उदाहरण होता है पहला, जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक वो जो है गतिमान रहेगी और उसी अवस्था में ही चलती रहेगी, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर एम ए, ठीक है। इसको बोलते हैं F बराबर एम ए। और तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब वही बात है, जैसे कि आपने क्या करा, आप जैसे नाव से जब उतरोगे तो क्या होगा, जब उतरते टाइम आप आगे की साइड में उतर रहे हो, और पर आप जो है पैरों से नाव को आगे धकेल रहे हो, ठीक है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये नाव वाला एग्जाम्पल बहुत बार पूछ सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण बल किसके कारण होता है? जो हमारी सतह होती है उसकी असमानता के कारण, कहीं ऊपर है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो उसके कारण होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्य की इकाई आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगा? जूल। शक्ति की इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे वाट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाट। ऊर्जा की इकाई पूछा जाए तो आप बताओगे जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जूल। उसके बाद फिर दाब की इकाई पूछा जाए तो आपको बताना है पास्कल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यानी किससे होता है? पौधे जो होते हैं हमारे, पेड़ पौधे होते हैं, उनके उसमें जो है वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होती है रंध्र, ठीक है। छोटे छोटे बने होते हैं छिद्र, उनके द्वारा जो है, रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की कौन सी किरणें जो है वो उपयोग होती है? कौन सी होती है? वो दृश्य, जिससे कि हमें चीज़ें दिखाई जाती है, दृश्य प्रकाश किरणें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? पौधे जो होते हैं वो किस रूप में जो है भोजन का जो है संग्रहण करते हैं? वो करते हैं स्टार्च के रूप में, ठीक है। पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके कारण होता है? वो जाइलम के दौरान होता है। जल, जैसे अब मैंने बताया था आपको, जल की बात आए तो आपको जाइलम कर देना है।
ठीक है। अगर फलों की बात आए तो फल का यानी कि फल का होता है वो आपको बताया फ्लोएम। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें हम बात करने वाले हैं पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। ये आपने बता दिया स्टार्च। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएंगे, जल, वायु, ताप, ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके बीज अंकुरण के लिए जल, वायु, ताप आपका आवश्यक हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र क्या होता है, आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं। ये जैसे कि आपने मान लिया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र यहाँ होता है प्लस का चिन्ह, और ये होता है आपका नाभिक। ठीक है, मतलब वही बात है, जब आप कोई मकान बना रहे हो उसकी नींव आप पक्की करोगे तो सबसे नीचे क्या आएगी, उसकी नींव आएगी। तो यहाँ पे जो बीच में होता है ना, ये होता है नाभिक। ठीक है, जो मैंने अभी बताया ये होता है नाभिक। तो ये क्या करता है, जैसे मकान की जो है मजबूती होती है नींव ही तो उसको मजबूत बना ही रखता है। तो भाई कोशिका जो नियंत्रण बनाए कौन रखता है, नाभिक। ठीक है, ये नाभिक बनाए रखता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, डीएनए की संरचना कैसी होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, डबल हेलिक्स होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जिसके कारण जो है हमारे रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, और ये काम क्या होता है इसमें भाई, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, ये ऑक्सीजन का जो है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो यहाँ पे आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है, 120 दिन का याद रखना है आपको। उसके बाद आता है फिर प्लेटलेट्स का कार्य आपसे पूछा जाए तो प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का जो है थक्का बनाने में जो हमारी सहायता करती है, हमारी बॉडी में जो होता है प्लेटलेट्स का बहुत अहम रोल है। आपने देखा भी होगा बहुत सी बार, बोले भाई इसको तो हुआ डेंगू, और डेंगू होने के बाद इसकी तो प्लेट हो गई डाउन, और जब प्लेट डाउन हो जाती है, अगर प्लेट आपकी ज़्यादा डाउन हो गई तो आप रिस्क में आ जाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, अपना खान पीन अच्छे से रखो, फीवर वगैरह चल रहा है वायरल, उससे बच के रहो। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, उसके बाद आपसे आप पूछा जाए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम होता है चूना। एक होता है बिना बुझा चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना, दोनों याद रखने हैं आपको। CO2 का सामान्य नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 का सामान्य नाम यानी कि अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। अगर आपसे पूछा जाए NH4 क्या होता है अमोनियम। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, जैसा जैसा डिफरेंस ऐसे ही नाम में थोड़ा डिफरेंस, याद कर लेना इसको भी भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। H2O सबको पता है सामान्य जल होता है। अगर यहाँ से पूछा जाए D2 क्या होता है, D2 होता है भारी जल, D2 होता है भारी जल। ठीक, O3 क्या होता है, ओजोन होता है ओजोन। ठीक, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, नमक। NaCl किसको बोलते हैं, नमक को बोलते हैं, जो हम खाने पीने में यूज़ करते हैं वो होता है साधारण नमक। CH4 का सामान्य नाम क्या होता है, मीथेन। और मीथेन का सूत्र आपसे पूछना है तो CH4 आप बता दोगे। ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है कार की बैटरियों में, कार की बैटरियों में इसका प्रयोग होता है। ये आप नोट कर लेना भाई, अभी बता दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है। सूर्य का मुख्य तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 365 दिन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे ही के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी आपको गलती से बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि गलत नहीं करना है। अगर गलत हो जाता है तो बाद में पछतावा किसको होगा, आपको होगा। तो वही मैं आपको कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और जो आपको मैं करा रहा हूँ
तो वो सारे क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने देना है। सबसे पहली बात आपके लिए यही है बस। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कितना होता है? वो होता है 1/6 का, 1/6 को होता है। कितना होता है? 1/6 को होता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार आपसे पूछा जा सकता है। आकाश गंगा का आकार आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है आकार कैसा होगा। वो होगा सर्पिलाकार। क्या होगा? सर्पिलाकार। याद रखना है आपको, ठीक है? ये होता है उसका आकार। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? सौर मंडल में टोटल ग्रह की संख्या आपसे पूछा जा सकता है। सौर मंडल में टोटल ग्रह कितने हैं? ग्रहों की संख्या आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 8। और 8 के 8 आपके सामने भी है, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा, उनको आपको नोट भी करना है, 8 के 8 के नाम, ठीक है? ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन भी गलत आपका नहीं होना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका बृहस्पति। ये होता है नंबर 1 पे बृहस्पति। उसके बाद आता है फिर आपका शनि, नंबर 2 डाल के लिख दो शनि, ठीक है? और नंबर 3 पे लिख दो फिर आप अरुण, नंबर 4 पे वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और लास्ट में आता है आपका बुध। इस तरीके से आपको ये याद भी होने चाहिए, और इनके सारे खूब जो मतलब इनकी खासियत क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए दोस्त, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो क्वेश्चन बन गया। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाहूँ जो यहाँ पे लिखा है वो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आपको बताना है बुध। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति। देखो छोटा ये है बुध, और यहाँ पे हम बात करें वो छोटा बुध हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। ये भी आपको रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो हो जाएगा शुक्र। अगर आपसे गर्म ग्रह की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा शुक्र, याद रखना है। उसके बाद भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। उसके बाद शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को, ये भी याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक चमकीला ग्रह, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक चमकीला ग्रह बताओ। सर्वाधिक चमकीला पूछा जाए आपसे, सर्वाधिक चमकीला पूछा जाए तो बताओगे आप शुक्र। ये सारी शुक्र के बारे में खासियत है, ये आपको याद भी कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद फिर नीचे देखते हैं। नीचे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उनके हिसाब से आपको करा रहा हूँ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्या होता है? वो होता है क्षोभ मंडल। और सबसे ऊपर क्या होता है? बहिमंडल। ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत का नाम लिख लो भाई, उसको बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक है? आपको याद होना चाहिए, निचली परत का नाम भी याद होना चाहिए और आपको ऊपरी परत का भी नाम याद होना चाहिए। दोनों के दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आप छोटा सा भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है उसे आप हल्के में मत लेना, क्योंकि जितने हल्के क्वेश्चन पूछ जाते हैं उतनी ज़्यादा गलती होने के चांस रहते हैं मेरे भाई। तो इसलिए आपको गलती बिल्कुल भी करनी नहीं है और बहुत ध्यान से आपको अपने जो है क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ताकि आपको जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। वही चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछ जाती है। अलग से फालतू चीज़ें आपको मैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस परत में होती है? ओजोन परत होती है समताप मंडल के अंदर। किसके अंदर होती है भाई? ओजोन परत होती है समताप मंडल के अंदर। तो बिल्कुल आप यहाँ पे राइट आंसर दे दोगे। बिल्कुल ध्यान से समझ लो जो मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे साबित होने वाला है, ठीक?
इनके बारे में आपको तब पता चलेगा जब मैं आपके लिए फुल प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ और उसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ एक बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह, जिसमें मैंने आपको जो ओरिजिनल पेपर भी कराए हैं 2024-25 के, तो आपने उन चीज़ों को नोट भी किया होगा कि क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैं आपको ज़्यादातर पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, वो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। तो दोस्त कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना। क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, और क्लास कैसी थी, अच्छी थी, ख़राब थी, वो भी कमेंट करके आप सभी बता दोगे मुझे। और कोई आपके मन में डाउट वगैरह चल रही हो टीए की भर्ती को लेकर तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलती है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।